नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ आरंभ पर। दोस्तों, हमने NCERT की किताबों के द्वारा इतिहास की यात्रा शुरू की है और इस यात्रा के पहले चरण में हम कक्षा 6 की पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं। हमने इससे पहले 2 अध्याय पढ़ चुके हैं क्लास 6 के, जिसमें हमने पहले अध्याय में जाना क्या, कब, कैसे और कहाँ, यानी आरंभिक मानव जो था वो क्या कर रहा था, कब था वो, कैसे क्रियाकलाप कर रहा था और किस जगह पर कर रहा था, यानी कहाँ कर रहा था। उसके बाद हम दूसरे चैप्टर में गए थे कि आखेट से लेकर के वो जो शिकारी जीवन जी रहा था, उसके बाद वो संग्राहक कैसे बना, संग्रह कैसे कर रहा है, वो हमने जाना। आज हम तीसरे अध्याय पर जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है आरंभिक नगर, यानी तीसरे अध्याय का नाम है आरंभिक नगर। आरंभिक नगरों के बारे में जानेंगे हम। लेकिन उससे पहले आगे पढ़ूं, उससे पहले मैं आपको जो 2 क्लास में हमने पढ़ा है उसका हल्का सा बैकग्राउंड समझा देता हूं। हमने पढ़ा था कि आरंभिक मानव कहाँ रह रहा था, तो उसमें 2-3 नाम हमारे सामने आए थे। नर्मदा नदी घाटी जो है पहला, उसके बाद में सुलेमान और किरतर की पहाड़ियाँ, गारो और विंध्य पहाड़ियाँ, और ऐसे ही गंगा और सोन नदी, सिंधु नदी के किनारे आरंभिक मानव रह रहा था। वो क्या कर रहा था? शिकारी जीवन जी रहा था। उसके बाद कुछ जगह पर कृषि की शुरुआत हो गई थी, जहां हमने जाना कि सुलेमान और किरतर की पहाड़ियों में गेहूं और जौ की खेती हो रही है। वहीं कोल्डी हवा जैसी हवा जो जगह है, वहां पर चावल की खेती के साक्ष्य मिल रहे हैं, प्रारंभिक ठीक है। इसी प्रकार दूसरे अध्याय में जब हम गए थे तो वहां पर हमने देखा था कि NCERT ने खुद काल का विभाजन किया, इतिहास के काल का विभाजन किया, लेकिन वहां हल्का सा था, ज्यादा विस्तार से नहीं था। लेकिन मैं आपकी थोड़ी सी समझ बन जाए इसलिए ये थोड़ा सा बता दे रहा हूं। उसके बाद हम तीसरा अध्याय स्टार्ट करेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का कालखंड विभाजन इस तरीके से 3 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग में प्राग ऐतिहासिक काल एक पार्ट, दूसरा पार्ट है आद्य इतिहास, अर्ध ऐतिहासिक काल, जिसकी चर्चा मैंने कल भी की थी, लेकिन फिर से आपको याद दिलाने के लिए मैं बस कर रहा हूं। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था? यहां लेखन प्रणाली नहीं थी। लेखन प्रणाली नहीं थी तो मतलब है लिपि का अभाव था, और यहां का मानव क्या कर रहा था? वो शिकारी जीवन जी रहा था, जानवरों को मार के खा रहा था, उन पर ही वो निर्भर था। ठीक है, तो इसलिए इसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, यानी प्री हिस्टोरिक, यानी जहां पर हमें जानने समझने के लिए कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, लिखित लिपि नहीं है वहां पे, जिसकी वजह से हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जान पा रहे हैं। केवल पुरातात्विक अवशेषों के माध्यम से उसके बारे में हमें जानकारी मिल रही है और अंदाजे लगा पा रहे हैं कि किस तरह से उस समय का जो मानव था जीवन निर्वाह कर रहा होगा, किस तरीके से वो रह रहा होगा। तो इसलिए इसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि यहाँ लेखन प्रणाली नहीं है, लिपि का अभाव है, शिकारी जीवन जी रहा है। जब हम दूसरे पार्ट में आते हैं तो दूसरा पार्ट है आद्य इतिहास, या इसे ही अर्ध ऐतिहासिक काल कह दे रहे हैं, यानी कि यहां प्राग ऐतिहासिक काल कह रहे हैं। तीसरा है ऐतिहासिक काल, ये पूर्ण ऐतिहासिक काल है, इसे अर्ध ऐतिहासिक काल कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां जो समस्या थी, यानी लेखन प्रणाली नहीं है, लिपि का अभाव है, वो यहां वो है, लिपि है, लेखन भी हो रहा है यहां पर। जैसे इस ऐतिहासिक काल में देखेंगे आप तो लिपि और लेखन प्रणाली का यहां पे आरंभ हो चुका है। यहां पर भी लिपि है, यहां पर भी लिखा जा रहा है, लेकिन समस्या एक है इस काल में कि लिपि तो है, उसे पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। उनकी जो भाषा थी, आज के जो विद्वान हैं अभी तक उसे पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए पढ़ नहीं पाए तो हमें फिर जानकारी के लिए दूसरे स्रोतों पर निर्भर होना पड़ता है। वो दूसरे स्रोत है पुरातात्विक जो अवशेष, तो इसलिए लिपि तो है, लेकिन आर्यों ने अब जानकारी कैसे मिल रही? पुरातात्विक अवशेष हैं, या फिर वहां के जो मानव ने उस तरीके से जीवन निर्वाह किया कि आगे के लोगों को आसानी से समझ आ गया वो किस तरीके से जीते थे। तो यही है, लिपि तो नहीं है, लेकिन आर्यों ने अपने जीवन का इस तरह प्रदर्शन किया कि परवर्ती काल के लोगों को आसानी से समझ में आ गया कि वो कैसे रहते थे। तो जैसे वैदिक काल है, हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, तो इन्होंने इस तरीके से जीवन निर्वाह किया जिससे परवर्ती काल के लोगों को समझ में आ गया कि वो किस तरीके से रह रहे होते। और उनके पुरातात्विक जो अवशेष मिल रहे हैं उससे एकदम क्लियर क्रिस्ट दिख रहा है। अब यहां पर क्या था? खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था का विकास हो चुका था। यहाँ पर जो शिकारी जीवन जी रहा था, शिकार पर ही निर्भर था यहाँ का मानव। यहाँ का मानव क्या हुआ?
शिकारी जीवन के साथ साथ या शिकारी जीवन को छोड़ करके वो कृषि अर्थव्यवस्था पर आ गया, वो फसलों की उगाई कर रहा है, कृषि बना रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसे अर्ध ऐतिहासिक या आद्य ऐतिहासिक कहते हैं, क्योंकि यहाँ इसकी भी जो है समानता मौजूद है, इसकी भी समानता मौजूद है। यहाँ लिपि का अभाव है, यहाँ पर लिपि है पर पढ़ी नहीं जा रही, तो बात एक ही हो गई, लिपि है तो पढ़ी नहीं जा रही, तो फिर किस काम की वो लिपि। अब तीसरे पे आते हैं, यहां लिपि और लेखन प्रणाली दोनों का आरंभ हो चुका है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। जब लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं तो हमें इसके बारे में अच्छी तरह से ज्यादा जानकारी मिल जाएगी तुलनात्मक रूप से इन दोनों के। हमें यहाँ केवल पुरातात्विक अवशेषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, तो इसलिए इसे ऐतिहासिक काल कह रहे हैं। तो इस तरीके से प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 कालखंड में बांटा जाता है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ये आपकी जानकारी के लिए बताया है, एनसीईआरटी में इस तरीके से विभाजन नहीं दिया गया आपको, क्लियर, ठीक है। अब जो प्राग ऐतिहासिक काल था ये, इसको भी जो है आगे दोबारा बांटा जाता है, तो इसको 4 तरीके से बांटा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। उसमें पहला है पुरापाषाण काल। इस पुरापाषाण काल का जो है समय जो है 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा वर्ष पूर्व तक है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा था, मानव शिकारी जीवन जी रहा था, स्वाभाविक बात है। तो पत्थर, हड्डी और लकड़ी के औजारों का उपयोग हो रहा था। किस लिए हो रहा था, शिकार करने के लिए, जानवर को मारने के लिए। तो जानवर को शिकार करने के लिए यहाँ पर ये पत्थर, हड्डी और लकड़ी के औजार बना रहे थे, जैसा कि मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था आपको, अध्याय 2 में। यहाँ पर मानव शिकारी और भोजन संग्राहक के रूप में जीते थे। कल के चैप्टर में हमने इसी पे बात की थी, मानव शिकारी जो था आखिर तक से भोजन संग्राहक के रूप में पहुंचा है वो। इसके बाद दूसरा बांटा जाता है इसे मध्य पाषाण युग में। पाषाण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर पत्थरों की महत्ता ज्यादा है। पत्थर, पाषाण का हिंदी अर्थ होता है हिंदी में पत्थर, तो यहाँ पत्थरों का महत्व ज्यादा है, पत्थर के औजार बन रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर मिल रहे हैं, इसलिए जो है इसे पाषाण युग कह रहे हैं। तो इस पाषाण युग का जो है काल क्या है, मध्य पाषाण युग का, इसका काल है 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर बड़े बड़े औजार बन रहे थे पत्थर के, यहाँ छोटे औजार बनने लग जाएंगे, तो सूक्ष्म औजार का विकास हो रहा है। यहाँ पर शल्क पत्थर का कह सकते हैं, शल्क औजार भी कह सकते हैं, शल्क उपकरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शिकार, मछली पकड़ना और भोजन संग्रह लगभग सेम बातें ही हैं, पर यहाँ पर जो है पत्थरों के छोटे छोटे औजार बनना शुरू हो गए हैं। अब आता है तीसरा आपका नवपाषाण युग। नवपाषाण युग जो है इसका कालखंड क्या है, इसका है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक। यहां पर एक बात स्पष्ट कर दूं आपको, यह बात है कि ये जो समय दिख रहा है कहीं कहीं आपको अलग दिखेगा, क्योंकि निश्चित तो नहीं बता सकते कि यहीं से नवपाषाण काल शुरू हुआ होगा या नवपाषाण काल यहीं पर खत्म हुआ होगा। अंदाजन बताते हैं कि इतना इतना, तो ये आपको भिन्नता मिल सकती है। किसी दूसरे स्रोत में यहाँ 6,000 हो सकता है 8,000 हो, इस तरीके से यहाँ 2,500 हो, 2,000 हो सकता है 1,000 ही हो, तो आपको यहाँ भिन्नता मिलेगी। इस पर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका कालखंड ये है, यहाँ पर क्या था, ये कृषि पर आधारित स्थायी बस्तियों का विकास हो गया था। यानी अब यहाँ पर मानव कृषि करने लगा है और बस्तियां बनाने लगा है, मकान बनाने लगा है, ठीक है। मिट्टी की ईंटों से बने घरों का निर्माण हो रहा है यहाँ पर पे। इसके बाद आता है अगला ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग का जो कालखंड है वो है 3,000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक। जैसा मैंने अभी बताया वैसा ही यहाँ पर है कि यहाँ पर भी आपको कालखंड अलग अलग दिख सकता है। हो सकता है कहीं जो है 2,500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का दिखे आपको कहीं, ठीक है। कहीं पर 400 ईसा पूर्व दिखे, तो इस पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ताम्रपाषाण युग का कालखंड ये है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ताम्र क्यों रखे रहे हैं, ताम्र मतलब तांबा, तो तांबे का उपयोग शुरू हो गया होगा यहाँ पर। तो तांबे और पत्थर के औजारों का साथ में उपयोग हो रहा है यहाँ पर, इसलिए ताम्रपाषाण युग कह रहे हैं इसे। तांबा और पत्थर का साथ में उपयोग हो रहा है, इसलिए ताम्रपाषाण युग कह रहे हैं। इसके बाद अपने अगले अध्याय पर आते हैं, अध्याय 3 आरंभिक नगर। हमारा अध्याय 3 है आरंभिक नगर। हमारे अतीत जो पढ़ रहे हैं हम, इसके 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, तीसरा चैप्टर आज हमारा आरंभिक नगर, ठीक है। शुरू करते हैं इसको। एनसीईआरटी में पहला चैप्टर तो तीसरा चैप्टर अध्याय आरंभिक नगर के बारे में ये कहानी छापी है
पुराने भवन का संरक्षण। तो ये कहानी है बच्चों की, एनसीईआरटी हर एक चैप्टर से शुरुआत में ही एक बच्चे की कहानी या दो बच्चे जो भी हैं उनकी कहानी छापता है। तो यहाँ कह रहे हैं जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। बच्चे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर की तारीफ कर रहे हैं। कौन से खंडर की तारीफ कर रहे हैं? कि वहां जहां पर ये रहते थे या रह रहे हैं वहां पर कोई खंडर रहा हुआ, उस खंडर की बड़े लोग कुछ तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं देखो इसकी दीवार कितनी अच्छी है, इसकी चौखट कितनी अच्छी बनी हुई है, इसकी गेट जो है कितनी नक्काशीदार बने हुए हैं। तो कह रहे हैं जिस गली के बच्चे ये बच्चे क्या कह रहे थे, उसे भूताघर, भूत वाला घर, लेकिन बड़े लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, बच्चे उस घर से डर रहे हैं। तो एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? इतनी बारीकी से नक्काशी आपने कहीं देखी है? इस तरीके से तारीफ कर रहा है। दूसरी महिला ने कहा हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने का काम करे। यानी जैसे बच्चे भूत का घर बता रहे हैं, भूतहा घर बता रहे हैं, वही महिला जो है कह रही है कि मंत्री जी को पत्र लिखो, लिखते हैं और कहते हैं मंत्री जी से इस घर को संरक्षित कीजिए, सब पैसा लगाइए इसमें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। आप भी सोचिए क्यों होगा लगाव। तो आज हम जब इतिहास पढ़ रहे हैं तो इस लगाव का ही परिणाम है। जो कुछ विद्वान हैं वो पुराने खंडरों से लगाव रखते हैं, वहां से चीजें निकाल के लाते हैं, जानकारी निकाल के लाते हैं जो हमारे लिए इतिहास बनती है, वही हम पढ़ेंगे। तो ऐसे ही पुराने खंडर मिले होंगे जिसके माध्यम से हम आज चैप्टर पढ़ रहे हैं आरंभिक नगर। उन नगरों के खंडर मिले होंगे जिसका अध्ययन किया होगा, उसके बाद जो है निष्कर्ष निकला होगा कि क्या सभ्यता थी, कैसे लोग रहते थे, यहाँ पर क्या था। तो आरंभिक नगर, तो यह सब हड़प्पा, हमारे देश में हड़प्पा जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कहानी क्या है? कहानी है कि जब यहाँ अंग्रेज थे, भारत में अंग्रेजों का शासन था यहाँ पर भारत में, तब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो वो रेलवे लाइन जो है पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में बिछाई जा रही थी। तो कह रहे हैं कि पंजाब में जब पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई, ये करीब समय बताया 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उसके लिए ईंटों की जरूरत थी। तो ईंटों की जरूरत थी तो मजदूरों ने, पास में एक खंडर था तो वहां पर उन्हें ईंट दिखी, तो ईंट उठा करके वो रेलवे के काम में ले रहे थे। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। तो ये हड़प्पा पुरास्थल इनके लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता था। इनके लिए क्या काम था, काम की चीज थी उसमें ईंटें, कि वो ईंटें वहां से निकालें और रेलवे के काम में अपने लगाएं। ये धुआंधार वहां से ईंटें निकालते रहे और ईंटें निकालते रहे, तो इन्होंने क्या किया होगा, इतिहास को नष्ट कर दिया होगा कुछ हद तक। तो जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई, इतनी ईंटें निकाल ली इन्होंने। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप यानी भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यानी अब हीरा को जौहरी मिल गया, जौहरी पहचान कर पाता ये हीरा है। अब इन्हें का इनके लिए क्या था, वो केवल ईंट थी, लेकिन इनके लिए अब वो इतिहास है, इनके लिए वो इतिहास का खजाना है। तो अब इनको खजाना मिल गया है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, यानी कि इस नगर की खोज, जो नगर हुआ था उसका नाम था हड़प्पा, इसलिए आगे जो भी इमारत या भवन मिली, जो भी चीजें मिलती थी, उसे हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया, इसलिए इनका पूरा नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है, ये जानकारी हड़प्पा की कहानी है। आगे इन नगरों की विशेषता क्या थी, यानी हड़प्पा के जो नगर मिले उनकी विशेषता क्या थी। तो विशेषता थी इसमें 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। ये जो नगर बनाया गया, जो शहर आज के हैं तो वो कई हिस्सों में विभाजित होते हैं ना, वैसे ही उस समय हड़प्पा के नगर भी विभाजित थे। वो 2 या उससे ज्यादा थे, जिसमें प्राय पश्चिमी भाग जो था छोटा था, यानी कि 2, अगर मैं ऐसे करके कहूं आपसे, ये ले लेता हूं, ये
हमने जो है काट लिया। तो ये अगर कोई ये नगर है तो नगर को इन्होंने या तो 2 हिस्सों में या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया था, जिसमें पश्चिमी नगर जो है, ये पश्चिमी नगर आपका ये जो है छोटा हुआ करता था। यहां पर मैं स्पष्ट तरीके से बना देता हूं आपके लिए। तो पश्चिमी नगर छोटा क्यों हो रहा है, इसका कुछ अंदाजा लगा पा रहे होंगे क्या आप? तो इस तरीके से मान लेते हैं कि ये वाला छोटा हिस्सा था पश्चिमी, और ये पूर्व का जो हिस्सा था थोड़ा बड़ा था तुलनात्मक रूप से। तो और यह जो है ऊंचाई पर बना था, ये वाला जो हिस्सा था ये ऊंचाई पर बना था, और ये निचले स्थान पर बना था जो है पूर्वी भाग जो था। तो ऊंचाई पर बना था, इसलिए अंदाजा लगाया गया, इसलिए माना गया कि यहां पर जो है लोग शासक वर्ग रहता होगा। ये जो ये पश्चिमी भाग का जो हिस्सा था छोटा था, ये एक दीवार से घिरा होता था, एक दीवार से घिरा होता था, जिसे दुर्ग कहा जाता था। तो इसीलिए पुरातत्व ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा? नगर दुर्ग कहा। क्या कहा? नगर दुर्ग कहा इसे जो है। किसने कहा? पुरातत्वविदों ने। नगर दुर्ग। तो पुरातत्वविदों ने इसलिए नगर दुर्ग कहा क्योंकि ऊंचाई वाला जो हिस्सा था वो दीवार से घिरा हुआ था, दीवार से घिरा हुआ था इसलिए दुर्ग कहते हैं, दुर्ग से घिरा हुआ था इसलिए इसे नगर दुर्ग कहा गया। निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया, निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां जो थी वो पक्की ईंटों से बनाई गई थी। ऐसे ही नहीं कि मिट्टी से चिपका दी दीवार या कच्ची ईंटों की, नहीं, प्रॉपर तरीके से आग में पकाई गई ईंटों के द्वारा इनकी दीवार बनाई गई थी चारों ओर। तो इतनी उन्नत वहां की टेक्नोलॉजी एक तरीके से, यानी कि वो इतना ज्ञान था उन लोगों के पास। आज जो हम घर बना रहे हैं 4700 साल बाद, यानी लगभग 5000 साल बाद हम आज घर बनाते हैं तो पक्की ईंटों से बनाते हैं, लेकिन वो आज से 5000 साल पहले पक्की ईंटों का उपयोग कर रहे थे। तो उनका ज्ञान कितना उच्च लेवल का रहा होगा। ठीक है, यहां आपको हल्की सी जानकारी दे देता हूं, हालांकि जो है एनसीईआरटी में वो जानकारी नहीं है। जो नगर दुर्ग में थे वो शासक वर्ग रहते थे। यहां पर ऊंचाई वाले स्थान पर, ऊंचाई वाले स्थान पर कौन रहता है? जगह कम जगह में कौन रहेगा, यानी कि ऊंचाई वाले स्थान पर शासक वर्ग, और यहां पर भीड़ भक्कड़ भरी पड़ी है सारी। निचला हिस्सा है, बाढ़ आए तो भर जाए, पानी है तो भर जाए, तो यहां पर मजदूर वर्ग रहता होगा, शिल्प वर्ग रहता होगा, किसान वर्ग रहता होगा। ठीक है, अब आते हैं, इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी हुई थी कि हजारों साल बाद भी ये आज तक जैसी की वैसी दिखती हैं। इनकी दीवार खड़ी हुई है। यहाँ पर एक महान स्नानघर दिखाया गया है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसकी ईंटें कितनी अच्छी पकी हुई थी कि आज 5000 साल पहले भी जो है इनकी दीवारें खड़ी हुई मिलती है। आज अगर कोई मकान बनाए तो 50 साल बाद वो ढह जाता है, लेकिन 5000 साल बाद भी इनके जो दीवार खड़ी है। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे दीवारें खूब मजबूत हो। चूना का यूज कर रहे हैं, उसे बाकायदा पलस्तर कर रहे हैं ईंट जो है दीवार को। तो कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। नगर दुर्ग में बनाई जा रही खास इमारतें जहां शासक वर्ग रहता होगा। तो शासक वर्ग रहता हो सकता है वो मुखिया का घर हो। तो ठीक है, मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया। तो ये तालाब दिखाया गया है, इसमें आगे दिखाया जाएगा। तो खास तालाब बनाया गया जिसे पुरातत्व विदों ने महान स्नानघर कहा, यानी कि ईंटों का उपयोग वो महान स्नानघर बनाने के लिए, यानी नहाने धोने वाला जगह के लिए बना रहे हैं। अब चूंकि इसे महान क्यों कहा है लोगों ने, यानी पुरातत्वविदों ने महान क्यों कहा, क्योंकि एक तो ये बड़ा था, संभवतः फिर इसमें रोजाना नहीं नहाते होंगे लोग, किसी त्योहार पर नहाते होंगे, किसी विशेष प्रसंग पर नहाते होंगे, तो इसलिए महान कह रहे हैं। तो इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है, यानी ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। इस तरीके से किया गया है कि पानी का रिसाव ना हो, पानी नीचे निकल ना जाए, और साथ के साथ इन्होंने प्लास्टर तो किया, उसके अलावा एक कोटिंग भी की। क्या किया? इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई थी, जिससे पानी का रिसाव पूरी तरह रुक जाए और यहां इसमें पानी बना रहे।
तो इस तरीके का उनका ज्ञान था उस समय के लोगों का। आज से 5000 साल पहले वो इस तरीके से चीजें बना रहे थे। समझ रहे हो? इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई। यहां आपको दिख रहा होगा, एक यहां से उतर सकते हैं, एक यहां से उतर सकते हैं। तो यानी दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। इसे आपदा प्रबंधन भी कह सकते हैं आप, कि मान के चलो लोग यहां से नीचे उतरे और अंदर खुदा ना खास्ता कोई घटना हो जाती, तो अब लोगों के पास एक ही रास्ता है निकलने के लिए, मानते हैं, तो एक ही रास्ता, तो भीड़ हो जाएगी, लोग और मर जाएंगे, तो यहां से निकल जाओ भैया। तो ऐसा भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो सीढ़ियां उतरने बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसके चारों ओर जो है कमरे दिख रहे होंगे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ऐसे छोटे छोटे कमरे दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर नहाने के लिए कमरे, नहाने के बाद कपड़े बदलने के लिए, इस तरीके के या कुछ अनुष्ठान करने के लिए कमरे बनाए गए होंगे। ठीक है, तो और चारों कमरे बनाए गए। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। भरने के लिए कुआं से पानी ला रहे हैं और जब ऐसे इसका उपयोग हो गया तो इसे खाली कर दे रहे हैं। तो साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रख रहे हैं वो। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया जाता होगा। किस पर? विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर। रोजाना नहीं नहाते होंगे शायद, इसलिए तो इसे खाली कर रहे हैं। रोजाना नहाते तो इसे भरा रहने देते, है ना। अगले उस पर आते हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो आज जो जिस सारी जगह जो मिल रहे हैं, कह रहे हैं हम नगर नगर नगर, तो ये नगर आज कहां पर है? वर्तमान के पाकिस्तान में, पंजाब और सिंध प्रांतों में, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं ये। और कहीं एक दो जो है चीजें वो अफगानिस्तान से भी मिली हैं। तो इस विस्तृत एरिया में फैली हुई थी हड़प्पा सभ्यता। तो इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, यानी वो चित्रकारी भी कर रहे हैं, उनके पास स्किल भी थी, कौशल था। ठीक है, पत्थर के बाट, अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। पत्थर के बाट, मोहरें, मन के, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड, ये सारी नगरीकरण की विशेषताओं को दर्शाते हैं कि वो बाट प्रणाली है, वहां पर वो चीजों को तोड़ने के लिए स्पेशल बाट बना रहे हैं, मोहरें चला रहे हैं। मोहरें जो है कहीं, जैसे आज आप जो है पैकेट मंगाते हो, कुछ ऑनलाइन को सामान मंगाते हो, तो कंपनी एक खास तरीके का टेप लगा के देती है या खास तरीके की पॉलीथीन में पैक करके देती है, जिससे सील कहा जाता है। अगर वो सील ब्रोक है तो आप नहीं लेंगे उसे, अगर फटी हुई है तो वो। तो ऐसे ही मोहरों का उपयोग किया जाता था वहां पर। जब सामान बेचने एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो वह मोहरें लगा दी जाती थी। अगर वो मोहर टूटी मिली तो समझ लो कि इस सामान से छेड़खानी की गई है, इसलिए आगे वाला नहीं लेता होगा। तो इस तरीके की चीजें नगरीकरण की विशेषता को बताती हैं। ये चित्र दिखा गया है, रेखा मानचित्र में, जहां पर दिखाया गया कि कौन कौन सी जगह पर जो है हड़प्पा सभ्यता के नगर थे। जैसे लोथल है, सुरकोतता है, धोलावीरा है, चन्हूदड़ो है, सोतकाहो है, मोहनजोदड़ो, गवेरीवाला, कालीबंगा, राखीगढ़ी, हड़प्पा, यहाँ जो पहला साक्ष्य मिला था, जहां से जो मैंने बताया था ना, जहाँ रेलवे की लाइन के लिए ईंटें उठाई जा रही थी वहां से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी यहाँ अफगानिस्तान के पास भी एक जगह थी जहां से कुछ चीजें मिली हैं। तो ये नगर है, इनको आप ध्यान में रखिएगा। आगे हड़प्पा के नगर में ईंटों की चिनाई और भवन, नाले और सड़कें, ये नगरीकरण की इसकी विशेषता खास है। आज हम नालियों की व्यवस्था कर रहे हैं, पानी अच्छे तरीके से निकले, फिर भी हमारे पानी, जरा सी भी बारिश आया तो सड़कें भर जाती हैं, जल निकासी अच्छे तरीके से नहीं हो पाती बारिश में। हल्की दिल्ली जैसी राजधानी, जो राजधानी है दिल्ली, तो राजधानी जैसे प्रदेश में भी जरा सी बारिश हुई पानी घुटनों तक भर जाता है। यानी राजधानी जैसे प्रदेश में भी अच्छी जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन आज से 5000 साल पहले ये लोग, इतनी अच्छी जल निकासी की व्यवस्था थी इनके यहाँ कि पानी आया और फटाक से नाली में चला गया। इन्होंने इस तरीके से नाली बनाई थी। आज हम ढक करके नाली बना रहे हैं, ये 5000 साल पहले ही नालियों को ढक करके बनाते थे।
व्यवस्था ऐसी थी इनकी कि नाली जो थी वो पेयजल से दूर होती थी, यानी पीने वाले पानी से दूर हुआ करती थी। तो इन्हें साफ सफाई का भी ध्यान रखते थे, कहीं पीने वाले पानी में बीमारियां ना चली जाए। तो इस तरीके का उनका उस समय ज्ञान था। तो कितने विकसित रहे होंगे ये लोग, जिन्हें आज हम फॉलो कर रहे हैं और उन्हें भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये उस समय कर रहे थे। तो इन नगरों के घर आम तौर पर 1 या 2 मंजिला के होते थे, या तो 1 मंजिला या 2 मंजिला के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, यानी कि इस तरीके से ये घर है, तो इसमें कुआं बन गया, यहां पर कमरे बना दिए इन्होंने चारों तरफ, ठीक है। और अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार भी होता था, यानी बाथरूम भी होता था एक अलग। आज जो है कुछ घरों में नहीं होंगे, लेकिन उस समय अधिकांश यानी ज्यादातर घरों में जो है एक बाथरूम की व्यवस्था रखते थे। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था, यानी नाले अगर बनाए जा रहे हैं तो वे ऐसे नहीं कहीं से कहीं भी निकाल दिया अव्यवस्थित तरीके से, नहीं, प्रॉपर एक लाइन में बनाए जा रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से बनाए जा रहे हैं। हर नाली में हल्की ढलान होती थी। अब बिना माप तौल के नहीं बना दे रहे हैं, प्रॉपर माप रहे हैं उसको कि कैसे उसका पानी जाएगा। ऐसे नहीं कि पानी यहां से बह रहा है और पता चला ऊपर नाला ऊंचा है, पानी अंदर की नीचे की तरफ जा ही नहीं पा रहा, मतलब नाली से बह ही नहीं रहा है। ये प्रॉपर ढलान बनाते थे, प्रॉपर ऐसे ढलान होता था, उस तरीके से जो है पानी का फ्लो हो आराम से। इस तरीके से नाली, हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, यानी जो घर की नाली है वो सड़कों की मेन नाली से जोड़ दिया जाता, यानी पानी घर का इधर उधर ना बहे, वो नाली में ही जाए। इतना व्यवस्थित थी इनकी व्यवस्था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। यानी पहले घर की नाली जोड़ दी सड़क की नाली के साथ, सड़क की नाली मेन नाली के साथ मिल जाती थी, बड़ी नाली के साथ मिल जाती थी। और नालों के ढके होने का कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, यानी इन नालियों को प्रॉपर ढका गया था, नाले भी ढके गए थे, जिससे ना तो उसमें कोई गिर सके, ना वहां से गंदगी निकल के आए बाहर, ना वहां से मच्छर बीमारियां पैदा हों। तो इस तरीके से इन्होंने व्यवस्था की थी। अब नाले ढके हुए हैं तो साफ सफाई की भी जरूरत पड़ेगी, तो साफ सफाई के लिए रोजाना तो उन्हें उठाएंगे नहीं सारे, उनको दोबारा तो करेंगे। तो क्या किए, एक मेन होल बना रहे हैं, जैसे आज बन रहे हैं मेन होल, वो 5000 साल पहले बना दिए। तो मेन होल बनाए गए हैं जिससे सफाई भी आराम से हो सके। बाद में मिल जाती थी, ढके होने के कारण जगह जगह पर मेन होल बनाए गए जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ये नहीं कि आज की स्थिति ये है कि सड़क कोई कहीं बनाई गई, कोई सरकार सड़क बनवाती है, जैसे ही सड़क बन के तैयार होती है पता चला अगले ही दिन उस पर खुदाई चल रही है। क्यों खुदाई चल रही है? कि अरे साहब इसमें फाइबर लाइन बिछानी है, अरे साहब इसमें ये वाली लाइन बिछानी है। तमाम दुनिया भर की लाइन बिछाने के नाम पर बनने के बाद सड़क खोदी जाती है, लेकिन यहाँ पहले ही योजना बना ली जाती थी, सारी चीजें एक साथ बनाई जाती थी। तो इस तरीके से जो है यहाँ की भवन और नाले और सड़कें थी। तो ये नगरीकरण के तत्व हैं सारे, ये नगरीकरण की विशेषताएं। जब आपसे कोई हड़प्पा के नगरीकरण की विशेषताएं पूछे तो आप इन सारी बातों को उसमें लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए साहब आगे, नगरी जीवन कैसा था वहां का। तो नगरी जीवन के लिए बता रहे हैं कि हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यानी हड़प्पा के नगर ऐसा नहीं कि वहां कोई देखने को नहीं मिल रहा, सारे अपने घरों में मिल रहे हैं, नहीं साहब, वहां के नगरों में हलचल हुआ करती होगी, रहती होगी। क्यों रहती होगी? लोग व्यापार कर रहे होंगे, खरीदारी कर रहे होंगे, तमाम दुनिया भर की चीजें। तो यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते होंगे। वो यही दिमाग लगा रहे हैं कि अगली जो इमारत बने तो कैसे बने, किस कोण पर बने, कितनी बड़ी बने, किस तरीके से व्यवस्था, सारी चीजें ठीक चले। तो यहाँ के कारीगर इस तरीके की योजनाएं बनाते रहते होंगे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु और बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोग की चीजें भी मंगवाते होंगे।
यानी अब बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं चीज़ों को, जो अपने यहाँ नहीं है वो दूसरे जगह से करा रहे हैं। यानी यहाँ से व्यापार वाणिज्य की गतिविधियां बढ़ रही होंगी, तो इनके जरिए व्यापार वाणिज्य की गतिविधियां हो रही हैं, तो ये अलग अलग जगह से चीजें मंगा रहे हैं। शायद शासक लोग खूबसूरत मनके मंगाते होंगे, सोने चांदी से बने आभूषण मंगाते होंगे, या उन्हें मंगा करके अपने पास रखते होंगे। क्योंकि शासक है ना, तो गरीबों से कुछ अलग तो दिखना है ना उसे, तो अलग दिखने के लिए यही सब व्यवस्था है, तो इन व्यवस्था के थ्रू लोग अलग दिखते हैं। तो इससे आपको एक चीज और स्पष्ट हो रही होगी कि वहां पर जो है असमानता मौजूद थी, असमानता के तत्व मौजूद थे। तो इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो शायद बच नहीं पाई हैं। ये बात कही गई इसमें। अब अगले उस पर जाते हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते होंगे, यानी अकेले केवल पुरुष शिल्पकार नहीं है। इस लाइन का मतलब यही है कि अकेले केवल पुरुष शिल्पकार नहीं थे, बल्कि महिलाएं भी शिल्पकार थी, स्त्री भी जो है शिल्पकार थी। तो इससे जो है पता चलता है, जो आज हम नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहां नारी सशक्तिकरण ऑलरेडी चल रहा था, नारी ऑलरेडी सशक्त थी, तभी तो वो शिल्पकार बनी होगी, नहीं तो घर में चौका बासन बर्तन कर रही होती, वो तो शिल्पकार बनी है। जो अपने घरों और या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते होंगे, क्योंकि नगर में रह रहे हैं, गांव में नहीं रह रहे, नगर में रह रहे हैं, तो ये सारी बातें पॉसिबल हैं। और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते होंगे, साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां, यानी उपयोगी वस्तु तो ला रहे हैं, अब वहां जा रहे हैं तो वहां से किस्से कहानियां सुन रहे होंगे, वहां चीजें देख रहे होंगे, तो यहाँ आकर के सुना रहे होंगे लोगों को अपने यहाँ करके कि देखो साहब वहां पर ऐसी चीजें होती हैं, वहां ऐसा होता है। आज भी ऐसा ही लोग करते हैं ना। कोई किसी को भी जानते होंगे आप, वो अगर विदेश जाए या किसी दूसरे शहर या बड़े शहर जाए और वापस गांव में आता है, तो फिर वहाँ की कैसी बड़ी बड़ी बातें बताता है, वहाँ की क्या हुआ, वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, सारी चीज़ें बताता है। वैसे ये लोग भी करते होंगे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो इस तरह की उन्नत सभ्यता थी ये। यहाँ पर बच्चों के लिए भी खेलने के खिलौने बनाए जा रहे हैं। ये कुएं का एक चित्र दर्शाया गया है, ये कुआं बना हुआ है, ठीक है, जो वहां चर्चा की थी हमने। ऐसे ही ये मोहर हैं, ये मोहर है। इसमें दिखाया गया कि हड़प्पा की एक मोहर जिस पे ये लिपि लिखी गई है, जो अभी मैं आपको अर्ध ऐतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल बता रहा था थोड़ी देर पहले, तो वो यही है। ये लिपि लिखी गई है, इस पर कुछ तो अंकित है, लेकिन ये पढ़ी नहीं जा सकी क्या अंकित है। इस मोहर पर जो है एक बैल जैसी आकृति बनी है, बैल या घोड़ा, यहाँ पर एक लैंप जैसी दिख रही है, ठीक है। और आगे बता रहा है इस मोहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में लिखे हुए हैं, लेकिन ये पढ़ नहीं पाए। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है, यानी भारत में पाए गए लेखन का यह सबसे पुराना उदाहरण है। पर अफसोस की बात यह है कि इसे पढ़ नहीं पाए, यही अफसोस है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर पके हुए मिट्टी के खिलौने हैं, यानी कि बच्चों के लिए देखो घोड़ा या कुत्ता जैसी आकृति दिख रही है आपको, तो ये कच्चे नहीं है, मिट्टी से पकाए गए हैं प्रॉपर तरीके से, तो बच्चों के खेलने की व्यवस्था भी आराम से यहाँ पर थी। अब देखिए साहब, नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। ये बच्चों से कह रही है एनसीईआरटी कि आओ अब ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन कर दें। जो मैं अभी बता रहा था पहले, थोड़ी देर पहले, बाट बनाए थे उन्होंने, तो वहीं यहाँ पर आप जो है पत्थर के बाट देख रहे होंगे। तो पत्थर के बाट है तो इनका क्या उपयोग हो रहा, तौलने के काम आ रहे होंगे। अब छोटे छोटे बाट है तो इसका मतलब है ये बहुमूल्य वस्तुओं को तौलने के काम आ रहे होंगे। तो ध्यान से देखो, उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया, इन्हें चट पत्थर से बनाया गया है। आप इसको ध्यान रखिए, किन पत्थरों से बनाया जाता था उस समय बाटों को हड़प्पा सभ्यता में, चट पत्थर से। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा, क्योंकि छोटे बाट है ना, छोटे बाट से जो है बहुमूल्य चीजें होंगी जो कम मात्रा में होंगी। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां से मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, ये पत्थर ऐसे वैसे नहीं, बहुमूल्य पत्थर हुआ करते थे। शंख,
तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो ये सारी जानकारी एनसीईआरटी आपको बता रही है। यहां मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। ये जो बाट है आपके, जिसके थ्रू, बाट के थ्रू चीजें तौली जा रही हैं, ये मनके हैं। देखो एक नेकलेस बना हुआ है ना, कितना बढ़िया बेहतरीन डिजाइन है। तो उस समय की महिलाएं इसे पहनती होंगी या पुरुष भी पहनते रहे होंगे। तो ये मनके से बना हुआ है। ये फलक है। तो मनके, इसमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए जाते थे। ये मनके किससे बनाए जा रहे हैं? कार्निलियन पत्थरों से। पत्थरों को काट कर और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे, यानी पत्थरों को काटा गया, तराशा गया, फिर उसमें छेद किया गया, जिससे धागे से पिरो करके एक अच्छा सा नेकलेस बन सके। ठीक है, ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। ये पत्थर के धारदार फलक है, जिससे काटने के लिए उपयोग किया जाता होगा। अब देखिए साहब, अगली बात करें हम, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें, जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः, जो मैंने आपको यहां दिखाई थी, ये आयताकार मोहर है ना, तो इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। जो मैंने अभी आपको देखा ही होगा, उस पर जानवर बना हुआ था, बैल टाइप का, घोड़ा टाइप का। तो जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए गए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, यानी डिजाइनदार बनाते थे, खूबसूरत लगते थे वो देखने में, इस तरीके के बर्तन बनाते थे। अब इस चित्र को देखिए, ये हड़प्पा कालीन एक मूर्ति है, ठीक है, और वहां से प्राप्त हुई है। अब इस चित्र में देखिए कितनी नक्काशी करके जो है, वाय का देखो दाढ़ी दिख रही है एकदम, कितने बेहतरीन तरीके से इसका खुदाई की गई होगी, फिर बनाई गई होगी। तो इससे उसके शिल्प की पता चलता है, कितने बेहतरीन कारीगर रहे होंगे, कितने बेहतरीन शिल्पकार रहे होंगे कि एक एक चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो है कुछ इस पे डिजाइन दिख रही है कढ़ाईदार। तो इससे दो चीज पता चल रही है, एक तो उस समय के लोग जो वस्त्र पहनते होंगे, कढ़ाई दिखाई है, और हमें पता चल पा रहा है कि ये मूर्ति वस्त्र पहनी हुई है, ये इसकी दाढ़ी है, ये इसकी खोपड़ी है, ये आंख है, ये नाक है। ये 5000 साल पहले, जहां छेनी हथौड़ा का उतना विकास नहीं हुआ है, यानी छेनी हथौड़ा है ही नहीं, ये मान के चलिए ना। तो आज तो हमारे पास तरह तरह के औजार हैं, बड़ी बारीकी से, जितना मशीन है, मशीन से हम बना सकते हैं। लेकिन उस समय इतनी बढ़िया शिल्पकार ने बनाई है कि हमें दाढ़ी भी पता चल रही है, कान भी पता चल रहा है, होठ भी पता चल रहे हैं, नाक भी पता चल रही है, आंख भी पता चल रही है, इसका माथा भी, इवन आईब्रो तक पता चल रही है, आईब्रो, बाल, और शरीर पे एक कपड़ा पहना हुआ है ये, वो भी कढ़ाईदार। तो इससे पता चल रहा है कि उस समय के लोग कपड़े पहनते होंगे। तो कपड़े बनाने के लिए कुछ वस्तु की आवश्यकता पड़ती होगी। तो स्वाभाविक बात है, कपड़े कपास से बन रहे हैं आज, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय भी कपास से बन रहे होंगे। तो इस समय कपास की खेती भी इन्होंने शुरू कर दी होगी। तो संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। क्यों होती थी, इससे ही अंदाजा लगाया जा रहा है। साथ के साथ कुछ और साक्ष्य भी मिलेंगे। साथ के साथ ये भी दिख रही है, मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। तो दूसरे साक्ष्य ये हो गए, यानी कि कहां से, मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष कहां मिले, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन के तौर पे बने हुए थे, मैंने ढके हुए थे वो कपड़े से, कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उस समय कपड़ों का उपयोग किया जा रहा होगा, और साथ के साथ कपड़ों का उपयोग किया जा रहा होगा तो कपास की खेती भी होती होगी, बिना कपास के नहीं आया होगा कपड़ा। पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। तो कुछ तकलियां मिली हैं, जो आज सूत काटते हैं लोग, तो तकली का उपयोग करते हैं, कुछ इस तरीके की होती है वो तकली, ऐसा मान लो कुछ, तो उस तकली का उपयोग करते हैं। तो इससे अंदाजा लगा रहे हैं कि उस समय तकली की कताई बुनाई के लिए यूज की जा रही होगी। ठीक है, तो कढ़ाईदार, ये इसके बारे में बताया गया। कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है। ये कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। तो इसे याद रखना, साफ तरीके से लिख देता हूं आपके लिए। कुछ लोगों ने शिकायत की थी कमेंट में कि लाल से नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं आपके लिए पीले से लिख रहा हूं। तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है,
कहां से मिली है ये? मोहनजोदड़ो से। अगर आपको पहले से पता हो तो बताइए। मोहनजोदड़ो से मिली है ये, इसे याद रखना। ये मूर्ति कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से, जो कढ़ाईदार कपड़े पहनी हुई है। अब देखिए साहब, बात करते हैं आगे। आगे जो है, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया होगा। सही बात है, कोई ऐसी तरीके की नक्काशी, इस तरीके की कढ़ाई, इस तरीके के डिजाइन में बनाए गए बर्तन कोई आम लोग तो नहीं बना रहे होंगे, विशेषज्ञ रहे होंगे, वो अच्छे शिल्पकार रहे होंगे। तो यही बात कह रहा है एनसीईआरटी आपके। तो निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, वो होता है विशेषज्ञ। जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। तो प्रश्न नंबर वो देखिए, मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया, ये वाला बता रहा है वो। ये मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है, सारी चीजें हमें पहचान में आ रही हैं, हम इससे आकर्षित हो रहे हैं। आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, कोई आम आदमी तो नहीं बना सकता। विशेषज्ञ मूर्तिकारी इतनी तरीके से आराम मतलब इतनी उभार करके चीजें दिखा सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। तो यहाँ एनसीईआरटी में लिखा है कि वहां के बारे में इतना स्पष्टता नहीं है कि ये काम केवल पुरुष करते थे या महिलाएं भी करती थी, इसकी पूरी तरह जानकारी नहीं है। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे, तो वो दोनों के बारे में बता रहा है कि महिला और पुरुष दोनों ही इसमें विशेषज्ञता रखते होंगे, है ना साहब। अब देखिए फेयंस, ये एक शंख है। तो कह रहा पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। यानी पत्थर और शंख तो प्राकृतिक रूप से पाए गए, लेकिन फेयंस एक ऐसी चीज थी जिसे 2-3 चीजों का मिश्रण करके बनाया जाता था और इसे फिर आभूषण वगैरह के रूप में यूज करते थे। तो बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री रंग के होते थे। फेयंस से क्या बनते थे? मनके बनते थे, चूड़ियां बनती थी, बाले बनते थे, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब देखो टेक्नोलॉजी का भी उन्हें ज्ञान था, उन्हें केमिकल का भी ज्ञान था, रासायनिक पद्धति का भी ज्ञान था, तभी तो वो 2-3 चीजों को मिला करके एक नई चीज बना रहे हैं। जैसे कांसा बनाया गया, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखिए मनके बना रहे हैं, चूड़ी बना रहे हैं, तो इसके लिए एक फेयंस नाम की एक अलग जो है वस्तु चीज बनाई उन्होंने। वो क्या मिला के बनाई उन्होंने? बालू या स्फटिक पत्थरों के चूड़ में गोंद मिला करके उन्होंने ये चीज बनाई। तो ज्ञान देखिए आप इनका। तो ये सारे चीजें नगरीकरण के तत्व हैं, साथ ही साथ उनके ज्ञान के तत्व, विशेषज्ञता के तत्व हैं। अब कच्चे माल की खोज में इसमें क्या बात कही गई है? कच्चा माल उन पदार्थों को कहा जाता है जो प्राकृतिक रूप से मिलता है और जिसे किसान वगैरह उगाते हैं, खेती से मिलता है। तो पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी, धातुओं का अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती है, यानी कच्चे माल का उपयोग करके आगे फिर दूसरी चीजें बनाई जाती है। जैसे पत्थर का उपयोग करके उसने चूड़ बना करके, गोंद बना करके फेयंस बनाया, तो वैसे ही ये है। इसमें इनमें फिर से कई तरह की चीज बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहा जाता है और कपास का उपयोग करके हम वस्त्र बनाते हैं, वस्त्र पहनते हैं, ठीक है, जिसके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, यानी कि वो या तो वहीं उत्पादन करते होंगे उनका, और या फिर प्राकृतिक रूप से वहीं पर मौजूद थी। लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर ये वहां मौजूद नहीं थी। तो ये वहां मौजूद नहीं थे तो फिर क्या कर रहे होंगे? बाहर से मंगा रहे होंगे, बाहर से ला रहे होंगे, बाहर से व्यापार कर रहे होंगे। तो पदार्थों को दूर दूर से आयात करते थे। तो कर्नाटक जैसी जगह से, इस राजस्थान से, यहां से वो व्यापार करके चीजें ला रहे हैं। तो हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहां से कर रहे हैं? संभवतः राजस्थान से कर रहे हैं। यहां तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी वो तांबे का आयात करते थे। यानी कि ओमान कहाँ है, कितना दूर है हमारे हड़प्पा से? आज के दौर में देखें तो कितना दूर है, वहां तक ये लोग जा रहे हैं। तो यानी इतनी दूर तक व्यापार हो रहा है। इनका व्यापार मेसोपोटामिया से हो रहा है, तो अलग अलग लोगों से इनका व्यापार हो रहा है। चीजें, बहुमूल्य चीजें लेके आ रहे हैं, यहां से चीजें बेचने जा रहे हैं। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन
यानी कांसा बनाना है तो तांबे के साथ टिन मिलाई जाएगी, तो इसलिए जब कांसा बनेगा तो टिन इनके पास है नहीं है, तो ये टिन कहाँ से ला रहे हैं? टिन ला रहे हैं ईरान से, ईरान से आयात कर रहे हैं टिन का, और साथ के साथ अफगानिस्तान से भी आयात कर रहे हैं। सोने का आयात ये आधुनिक कर्नाटक से कर रहे हैं। बहुमूल्य पत्थर का आयात ये गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से कर रहे हैं। तो इस तरीके से चीजें वहां पर चल रही हैं। और ये देखिए एक मोहर दिखाई गई है, इधर ये बच्चों का खिलौना दिखाया गया रथ की आकृति में, ये बैलगाड़ी टाइप से। अब देखिए साहब, बच्चों का खिलौना हल, ये वाली चीज है। आप उससे पहले ये पढ़ते हैं, जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। ये अपने आप में बड़ी बात है कि हल का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, यानी एक मशीन बना ली जो हाथ से चल रही है, तो इसलिए ये बड़ी बात हो जाती है। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, यानी हड़प्पा काल के हल मिले नहीं हैं, तो लेकिन वहां से दूसरी ऐसी चीज मिली है जिससे पता लगाया जा सकता है कि उस समय हल का उपयोग किया जा रहा होगा। जैसे ये बच्चों का खिलौना है जो हल है, तो इससे बच्चों का खिलौना हल बनाएगा तो इसका क्या मतलब है? पहले कोई चीज रही होगी तभी तो उनके दिमाग में ये हल बनाने की सोची होगी उन्होंने, हल रहा होगा। तो प्राय लकड़ी से बनाए गए हल जाते थे, क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले हैं, जैसे ये दिख रहा है आपको चित्र। तो ये खिलौने मिले, इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। अब इस क्षेत्र में बारिश कम हो रही है, लगभग 60 मिलीमीटर समथिंग हो रही थी, ऐसा कुछ। तो अब बारिश कम हो रही है, तो अब खेती के लिए ना पानी की आवश्यकता होगी, तो पानी के लिए अब ये दो उस पर निर्भर होंगे, सोर्स पर। तो पहला तो होगा प्राकृतिक, नदी और बारिश। अब ये चीज नहीं तो उस समय खेती में पानी कैसे दिया जाए, तो उसके लिए पानी का भंडार कर रहे होंगे, तो भंडार गृह बना रहे होंगे पानी का, तो संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई के लिए यूज किया जाता होगा। साथ ही साथ हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, तो इन जो पाल रहे हैं जानवरों को, इनके लिए पीने के लिए पानी तालाब से आ रहा है, चारागाह इन्हें खिलाने के लिए। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। यानी जब चीजें ठीक है, बारिश पड़ रही है, सब कुछ मौसम ठीक है, तो यहीं अपने पास ही चारा दे रहे हैं, उन्हें खाना खिला रहे हैं। अब जब सूखा पड़ रहा है तो सूखे की स्थिति में ये दूर दूर तक ले जा रहे हैं अपने मवेशियों को चराने के लिए, अपने पालतू जानवरों को। वे बेर जैसी चीज, वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, उन्हें खाते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। यानी कि साथ के साथ ये शिकार करके भी अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। अब गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण कर रहा है ये एनसीईआरटी। तो क्या सूक्ष्म निरीक्षण कर रहा है? देखिए, कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। क्या कह रहा है आपका एनसीईआरटी? कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था, वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों दो भागों में विभाजित थे, यानी कि हड़प्पा नगर जो सभ्यता थे उसके ज्यादातर नगर दो भागों में विभाजित थे। पहला कौन सा था? पश्चिम भाग, दूसरा पूर्वी भाग। पश्चिम भाग में कौन रहते थे? शासक वर्ग रहता होगा। पश्चिम भाग ऊंचे स्थान पर बना था, पूर्वी भाग नीचे स्थान पर बना था। ये दोनों स्थान जो थे ये पकी हुई ईंटों की दीवार से घिरे हुए थे, जिसे दुर्ग कहा जाता था। इसीलिए पश्चिमी भाग को नगर दुर्ग कहा गया। ठीक है, इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई, यानी कि जो ज्यादातर वहां थे वहां ईंटों की पकी हुई दीवार बनाई गई, यहां पर पत्थर की दीवार मिल रही है। कहां पर? धौलावीरा में ऊंची ऊंची दीवारें। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, यानी कि आज की जो सोसाइटियां बनती हैं, कॉलोनियां बनती हैं, तो चारों तरफ से बंद करके बड़े बड़े गेट लगाते हैं, बाहर वालों की एंट्री नहीं करने देते। उसमें बाहर वालों की एंट्री करनी होती है तो पहले वहां के रहने वाले व्यक्ति से बात कराई जाती है, तब जाकर के उसमें एंट्री मिलती है। ऐसा ही यहाँ पर था। ये भी जो है अपना चार दीवारी लगा करके एक बड़ा गेट बनाए हैं, एक दो, वहां पर भी दरबान खड़ा है, चेक करने वाला खड़ा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नहीं आ रहा है, सारी चीजें देख रहा है। तो इस नगर में एक खुला मैदान भी था
जहां पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यानी पूरी व्यवस्था थी, जो आज हम व्यवस्था बनाते हैं वो सारी व्यवस्था आज से 5000 साल पहले हड़प्पा वासी बना चुके थे, अपने यहाँ उन्हें यूज कर रहे थे। आज हम उस तरह की चीज़ों पर हम आज भी नहीं पहुंचे। जैसे नाली निर्माण वाली व्यवस्था यानी जल निकासी की व्यवस्था की मैंने बात की, आज भी राजधानी दिल्ली जैसे शहर और प्रदेश में पानी भरता जरा सी बारिश आने पर, लेकिन उनकी व्यवस्था इतनी व्यवस्थित तरीके से थी। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों का पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी से जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए गए। यानी हड़प्पा में जो लिखी गई चीजें वो ज्यादातर मोहर पर लिखी गई, जो मैंने आपको बताया भी था वो आयताकार मोहरों पर लिखी गई थी, लेकिन यहाँ पर बड़े पत्थर पर लिखी गई है। ये इस बात से विशेष हो जाती जानकारी, बड़े पत्थर पे लिखी गई थी, साथ ही साथ लकड़ी से उसे जड़ा गया था पत्थर को। तो ये एक विशेषता है यहाँ के उसमें अभिलेख की, इस अनोखा, इसलिए अनोखा कह रहे हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल, जो मैंने मैप में शुरुआत में दिखाया था ना आपको, लोथल उस नगर की बात कर रहे हैं। तो जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। क्योंकि यह आसानी से पत्थर मिल जा रहा ना, तो इसलिए यह एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा लोथल। इस नगर में एक भंडार गृह भी था, यानी अब चीजें अनाज या अन्नागार जैसी चीजें बनाई जा रही होंगी जिसमें अनाज को भंडार किया जा सके, जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। तो एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन और मोहरबंदी यानी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है। जो मैं अभी बता रहा था, जब आप कोई चीज़ें ऑनलाइन मंगाते हैं तो उस पर एक खास प्रकार का टेप लगा के देते हैं, खास पॉलीथीन में पैक करते हैं, जिससे आप देख लें कि अगर वो फटी हुई तो आप ना लें। तो ऐसे ही जो है गीली मिट्टी पर दबाने से उसकी छाप लगा, जब वो मोहर लगाते थे किसी चीज़ पर बंद करके तो गीली मिट्टी लगाते थे और उसकी छाप बन जाती थी, जिससे आगे वाला। तो एक ये तालाब जो स्टार्टिंग में बात कर रहा था, लोथल का बंदरगाह, यहाँ एक बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। देखिए यहाँ व्यवस्था, ये तालाब है, यहाँ पर जो है देखिए बंदरगाह, यहाँ पर चीजें पकी हुई उसके एक चबूतरा टाइप का बना हुआ है। तो यहाँ से चीजें आती होंगी, नाव जहाज आते होंगे, यहाँ सामान उतरता होगा, यहाँ से ले जाते होंगे फिर चीजें। तो इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये एक बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया या उतारा जाता होगा। ठीक है साहब, यहाँ पर एक इमारत मिली है जहां संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार भी मनके भी यहाँ से मिले हैं। ये धौलावीरा की विशेषता है। धौलावीरा के बारे में जानकारी है, तो धौलावीरा के बारे में आप इस तरीके की जानकारी लिख सकते हैं, बता सकते हैं। मुद्रा और मुद्रांकन या मोहरबंदी, इसका क्या मतलब है ये बता रहा है। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलियों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। जो ऑनलाइन वाला उदाहरण आपके लिए कितना स्पष्ट है कि जब आप घर बैठे बैठे सामान मंगा रहे हैं, वो कहीं दूसरे शहर से या दूसरे राज्य से आ रहा है, तो दूसरे राज्य से आ रहा है तो वो पैक करके दे रहा है जिससे बीच में उससे छेड़खानी ना की जा सके। सेम काम यहाँ पर हो रहा है। देख 5000 साल पहले ये चीजें चल रही हैं। तो थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो इसका मतलब है कि हम हड़प्पा वासियों की व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं आज। तो हम ज्यादा आधुनिक है कि वो ज्यादा आधुनिक थे? वो ज्यादा विकसित थे कि हम ज्यादा विकसित थे? उनके पास ज्यादा ज्ञान था कि हमारे पास ज्यादा ज्ञान था? कमेंट करके बताइए इस बात को आप सारे लोग। ये देखिए बनी हुई है गीली मिट्टी से, इस पर मोहर छपी हुई है। अब सभ्यता के अंत का रहस्य। अब सभ्यता चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक व्यवस्था चल रही थी, लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता का पतन भी दिखाई देता है। अब वो पतन कैसे हुआ? यहां पर लिखा गया ना रहस्य, सभ्यता के अंत का रहस्य। तो यह रहस्य शब्द का यूज किया गया है।
क्यों? क्योंकि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कोई बताता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है आर्यों के आक्रमण के द्वारा हुआ, कोई बताता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ, कोई हड़प्पा सभ्यता का पतन क्रमिक रूप से बता रहा है, कोई कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन नहीं हुआ जबकि ये क्रमिक चरण में इसका पतन दिखाई देता है। तो इसलिए यहाँ रहस्य शब्द का यूज किया गया है। तो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ना शुरू कर दिया। लोग अब गांव की तरफ जाने लगे हैं, तो इन नगरों को छोड़ना शुरू कर दिया। लेखन और मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। जब नगरीकरण की जो विशेषता थी, जो खास बात थी, इसलिए हम इसे नगरीकरण नगर कह रहे थे। जो नगरीकरण में चीजें उपयोग हो रही थी, लेखन, मुहर, बाट का प्रयोग, अब इनका प्रयोग बंद हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब यह नगरीकरण के तत्व घट रहे हैं। तो इसलिए हम सभ्यता का पतन मान रहे हैं इस चीज को। दूर दूर से कच्चे माल का आयात भी काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जहां पहले इनकी ये खास विशेषता थी कि साफ सफाई का ये ध्यान अच्छा तरीके से रखते थे और नालियां पेयजल से दूर बनाते थे जिससे पेयजल में गंदगी ना पहुंचे, बीमारियां ना हो। अब वो चीज का दिख रहा है, कचरे के ढेर बन रहे हैं सड़कों पर, वो भी। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई है और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे हैं। जो पहले व्यवस्थित तरीके से नगर घर बनाए जा रहे थे, अब वो कहीं भी इधर उधर बनाए जा रहे हैं। इवन सड़कों पर भी झुग्गी नुमा घर बनाए जा रहे हैं। यह सब क्यों हुआ? तो कुछ पता नहीं है क्यों हुआ, इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है। लेकिन साक्ष्यों के आधार पर विद्वान अपने अलग अलग मत देते हैं, जो मैंने अभी बताया ही थोड़ी देर। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, तो इसलिए ये लोग दूसरी जगह जाना शुरू कर दिए थे। कुछ कह रहे हैं कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है, जंगलों का विनाश क्यों हुआ होगा, कि इसका कारण बता रहे हैं कि ये लोग ईंट जो पका करते थे, आग जला करके पकाते थे, तो उस आग जलाने के लिए क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। तो लकड़ी ये जो है जंगलों से काट के लाते होंगे, इतनी काट चुके होंगे कि वहां के जंगल नष्ट हो गए होंगे। तो यही कह रहे हैं, जंगलों का विकास हो गया होगा। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। ये भी बता रहा है कि जहाँ जो चारागाह थे इनके, वो चारागाह समाप्त हो गए होंगे मवेशियों के लिए। तो अब उनके लिए, मवेशियों के लिए इंतजाम करना चारागाह का, तो फिर ये यहाँ से छोड़ करके दूसरी जगह गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। तो ये कई सारे कारण हैं जो मैं बता रहा था ना, कि आर्य आक्रमण की बात कही जा रही है, कहीं कह रहे हैं प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो नष्ट हुए, कुछ अलग अपने बता रहे हैं। तो ये सारे एक एक करके कारण बताए गए हैं। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। अब बात आती है कि चलो साहब मान लेते हैं ये कारण रहे होंगे, तो इससे कुछ एक नगर समाप्त हो सकते हैं। लोथल का हो सकता है, या धोलावीरा का हो सकता है, राखीगढ़ी का हो सकता है, या फिर जो है हड़प्पा का हो सकता है। सारे एक साथ कैसे समाप्त हो गए? इसलिए रहस्य आ गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। अब ये एक नया वो आ गया कि क्यों समाप्त हुई होगी, तो कह रहे हैं ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। यानी क्लियर नहीं पता है, इसलिए तो कह रहा है जो भी हुआ होगा, लेकिन परिवर्तन का असर साफ दिखाई दे रहा है, पतन साफ दिख रहा है। पाकिस्तान, ये यहाँ पर जो कह रहा है, आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। ये परिवर्तन एकदम साफ दिख रहा है। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में आप जो है 5वें और 8वें अध्याय में पढ़ोगे। ठीक है। एक अन्यत्र ये बताई गई चीज है कि ये मिस्र का जो पिरामिड है, तो अपने एड्रेस में मिस्र ढूंढो, नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग। ये आप अपने आप से कीजिएगा। जब चीजें नहीं समझ में आएंगी आप कमेंट करके बता दीजिएगा क्या चीज समझ में नहीं आई है, मैं उसको अगले अध्याय में शामिल कर लूंगा। ठीक है, इसे अपने आप समझने की कोशिश कीजिए आप। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप अपनी किताब में ही देखेंगे, मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप देखिए साहब, एक आपके लिए क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या दीजिएगा कि
पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता होगा? ये बात मैंने बताई थी आपको, बीच में जो है एनसीईआरटी में भी लिखी गई ये सारी बातें। क्यों हुआ होगा उसका जो है आप मतलब उन्हें कैसे पता चला होगा कि उस समय के लोग कपड़े पहनते थे, ये कैसे ज्ञात हुआ? उसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए। इसको सुमेलित कीजिए कि तांबा कहां से आता था, यानी कि हड़प्पा के जो लोग थे तांबा कहां से लेके आते थे? गुजरात से लेके आते थे या अफगानिस्तान या राजस्थान या कर्नाटक कहां से लेके आते थे? ऐसे ही सोना कहां से लेके आते थे, टिन कहां से लेके आते थे? यानी सही तरीके से सुमेलित करना है आपको, जो चीज जहां से लाई जाती थी उसको सुमेलित करके आप कमेंट में इसका उत्तर दीजिए। अब आप इसे अपने आंसर राइटिंग के तौर पर अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसका आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। जरूर नहीं आप बहुत अच्छा आंसर लिख देंगे, जो भी टूटा फूटा कुछ भी लिखने की कोशिश करें पर लिखिएगा। चाहे 100 शब्दों में लिखिए, 500 शब्दों में लिखिए, 150 शब्दों में लिखिए, जितने शब्दों में आप लिख सकते हैं लिखने की कोशिश करना बस, ठीक है। तो हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे, इसका आप आंसर करने की कोशिश करना और इसके दोनों का आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, जो भी चीजें बताई गई। अगले अध्याय में हम अध्याय 4 पढ़ेंगे, जिसमें क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्र। ये अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। अगर पसंद आई हैं आपको चीजें तो वीडियो को हमारे को लाइक करिए, साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर ये आपको वीडियो ज़्यादा अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि इसका उपयोग यानी इसका जो है फायदा किसी और को भी मिलना चाहिए, तो उस व्यक्ति को इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।